नमस्कार। मैं हूँ इंदौर से डॉक्टर शोभा जैन। और किताबें इन दिनों, इस शीर्षक से मेरे मन में एक विचार आया कि कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो कई बार लोकार्पण के तहत पाठक उनसे नहीं जुड़ पाते हैं, या उनके लोकार्पण के कार्यक्रमों में पाठक सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, या उन किताबों की समीक्षाओं के माध्यम से भी पाठक उनसे नहीं जुड़ पाते हैं। तो ऐसी कुछ किताबों का परिचय हम पाठकों तक पहुंचाएं, जिससे पाठक उन किताबों से जुड़ सके, उन्हें पढ़ने की उनके भीतर एक रुचि जागृत हो सके। तो ये शीर्षक मैंने दिया है किताबें इन दिनों, चूँकि मेरे पास घर पर समीक्षाओं के लिए किताबें आती हैं। प्रति माह लगभग 10 से 12 किताबें समीक्षाओं के लिए आती हैं। और उसी कड़ी में आज इंदौर शहर के ही 4 लेखकों की किताबें हैं, और जिन पर मैं बिल्कुल संक्षिप्त में, अति संक्षिप्त में कहना चाहूँगी कि 2-2 पंक्ति में उनका परिचय देना चाहूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किताबें हैं, ये केवल शब्द लोक में ही नहीं, लेखकों की दुनिया में उसके अर्थ आलोक में भी विचरण करती है। तो मुझे लगता है कि शब्द के साथ उनके अर्थ तक पहुंचने के लिए इन किताबों पर चर्चा होनी चाहिए, इन पर बात होनी चाहिए। लेकिन आज हम केवल इन पर एक परिचयात्मक 2 पंक्ति में इनके बारे में हम बात करेंगे। पहली जो किताब है वो है अश्विन कुमार दुबे की सफल प्रेम विवाह की असफल दाम्पत्य कथाएं। ये किताब है और इसके लेखक हैं अश्विन कुमार दुबे जी। और यह जो किताब है, ये कहानी संग्रह है, कहानी विधा में ये किताब आई है। इस किताब के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो बहुत संक्षेप में ये कहना चाहूँगी कि विगत 2 दशकों में कहानी और उपन्यास दोनों ही विधाओं ने जिस तरह से एक विषय वस्तु का अंतराल जो है वो कम किया है, कि लगभग सभी विषयों को स्पर्श किया है। तो यह जो कहानी संग्रह है, यह भी कुछ ऐसे ही विषयों को स्पर्श करता है जो चर्चा के केंद्र में रहे तो हैं, किंतु उन पे एक सूक्ष्म दृष्टि से कहीं ना कहीं वो अछूते रह गए हैं। इस संग्रह की खास बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय परिवारों में जो एक बात रही है कि हम लोग विवाह और प्रेम को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन ये संग्रह हमें इस बात के लिए अपील करता है, हमारे लिए, हमारे समक्ष एक आग्रह करता है कि भारतीय परिवारों में जिस दिन विवाह की असफलता प्रेम की असफलता मान्य हो जाएगी, के रूप में जानी जाएगी, उस दिन शायद विवाह विच्छेद जैसी समस्याएं भारतीय समाज में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये संग्रह कहीं ना कहीं इस बात की ही के प्रति हम सभी को एक आग्रह करता है। दूसरा कि कहानियों में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जिक्र यहाँ किया जाना मौजूद है। मैंने कुछ छोटे से नोट्स इस संग्रह को पढ़ते हुए बनाए थे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहूँगी कि कहानियाँ प्रश्न खड़ा करती हैं कि जब प्रेम की सफलता के लिए संघर्ष किया जाता है, तब परिवार की सफलता के लिए संघर्ष से क्यों मुंह मोड़ लिया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया गया है कि प्रेम विवाह होता है, तो प्रेम के लिए जब हम संघर्ष करते हैं तो उस विवाह को, उसको पारिवारिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, और वो जो द्वंद्व चलता है उस द्वंद्व में हम पारिवारिक जीवन को सहेजने के लिए शायद उतना यत्न नहीं कर पाते हैं जितना प्रेम के लिए। तो मुझे लगता है कि एक स्त्री पुरुष के स्वाभाविक आकर्षण को बहुत बारीकी से अन्वेषित करती है कृति आज के समय में समसामयिक संदर्भों में बहुत अधिक पठनीय है, और इसे नई पीढ़ी को जरूर ही पढ़ना चाहिए। सफल प्रेम विवाह की असफल दाम्पत्य कथाएं। इसी कड़ी में इंदौर शहर की दूसरी जो लेखक की कृति है वो है डॉक्टर गरिमा संजय दुबे का ललित निबंध संग्रह समर्पयामि। यह जो संग्रह है, सबसे पहले तो ललित निबंध संग्रह के विषय में मैं कहना चाहूंगी कि इस विधा में बहुत कम लिखा जा रहा है, और नई पीढ़ी में तो ये विधा लगभग लुप्त प्राय जैसी नजर आती है। और इस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो ललित निबंध संग्रह का स्वागत होना ही चाहिए। और डॉक्टर गरिमा संजय दुबे की कहानियों से तो हम सभी परिचित होते रहे हैं, लेकिन निबंध विधा में उनका यह प्रथम प्रयास है, प्रथम संग्रह है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस संग्रह में लालित्य, विज्ञान, आध्यात्म और आस्था
चारों ही विषयों को समेटने का बहुत ही सहज प्रयास किया है। अगर मैं संग्रह की बात करूं तो इस संग्रह के भी मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। तो इसकी जो निबंध है उसमें उन्होंने शिव के नारीवादी होने की जो व्याख्या की है वो कहीं ना कहीं एक नया विमर्श का विषय हमें देती है कि शिव किस परिप्रेक्ष्य में नारीवादी हैं। दूसरा है कि पृथ्वी का भविष्य और गौरैया, यह एक ऐसा निबंध है इसमें जिसमें एक फैंटेसी है और इस फैंटेसी के माध्यम से हमें गहरे संकेत मिलते हैं। प्रकृति को लेकर जो एक व्याख्या है इन निबंधों में, समय को लेके, समाज को लेके, एक भारतीय परंपरा को लेकर हमें एक परिदृश्य नजर आता है। रामायण के कुछ हमें छंद और दोहे नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो निबंध है इनकी जो शैली है वो आत्मपरक भी है, व्यक्तिपरक भी है और कहीं ना कहीं विवरणात्मक शैली में भी ये निबंध लिखे गए हैं। मुझे जो सर्वाधिक प्रिय इस कृति का निबंध लगा है वो विसर्जन के मांगलिक पक्ष पर एक निबंध है जो बहुत ही सुंदर निबंध है। वैचारिक दृष्टि से मुझे ये पूरे संग्रह का सबसे प्रिय निबंध लगा है। उसकी चंद पंक्तियां मैं पाठकों के समक्ष जरूर रखना चाहूंगी, जिसमें गरिमा दुबे ने जो बात कही है कि गणेश प्रतिमा विसर्जन आसन्न है। भारतीय धर्म में समापन की जगह विसर्जन शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शाश्वत सत्ता में समापन जैसा कुछ है ही नहीं। कुछ भी समाप्त नहीं होता, सब कुछ एक निर्धारित वर्तुल मार्ग में गतिमान है। जीवन एक चक्र है और क्रियाकलाप भी निश्चित समय और काल के पश्चात उसकी पुनरावृत्ति निर्धारित है। विसर्जन प्रतीक है उत्सव के बाद कर्म क्षेत्र में पूरी ऊर्जा से उतरने का। विसर्जन प्रतीक है अपने विकारों के ईश्वर में विलय का, त्रिविध तापों के शीतलीकरण का। विसर्जन प्रतीक है एक चक्र पूर्ण होने पर नवीन चक्र के प्रारंभ का। विसर्जन समाप्ति नहीं है, विसर्जन आरंभ है नवीन ऊर्जा का, नवीन सृजन का और नवीन उत्सवों का। मुझे लगता है कि विसर्जन की बहुत ही सुंदर व्याख्या इस ललित निबंध संग्रह में मिलती है और ऐसे कई निबंध हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु शीर्षक से हैं और शरद ऋतु के ऊपर है, पतझड़ की ऋतु भी जिसे कहा जाता है। गरिमा दुबे ने बहुत ही सुंदर व्याख्या के साथ में कई विषयों को समेटा है। इन निबंधों की विविधता तो निश्चित रूप से हमें मोहित करती ही है और साथ ही हमें एक तर्क और वैचारिकी का सुखद संयोग भी इन निबंधों में नजर आता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ललित निबंध जो है वो कहीं ना कहीं कठोर तपस्या की मांग करता है। ये जो विधा है कठोर तपस्या की मांग करती है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये जो कच्चेपन में पिरोए हुए बहुत ही सुंदर और बोलना चाहिए सुस्वादु निबंध हैं, तो इस कच्चेपन में भी स्वाद है और आगे हम इन निबंधों को बहुत अधिक तपे हुए स्वरूप में, बहुत परिपक्व रूप में देखने की आशा और अपेक्षा गरिमा दुबे से रखते हैं। लेकिन इस लुप्त प्राय विधा या कह सकते हैं कि नई पीढ़ी से लगभग अछूती रही इस विधा का स्वागत निश्चित रूप से होना चाहिए। समर्पयामि निबंध संग्रह, लेखिका डॉक्टर गरिमा संजय दुबे। और इसी कड़ी में तीसरी कृति है प्रीति दुबे, प्रीत के नवरंग। इनका प्रथम काव्य संग्रह है। प्रीति दुबे की जो कृति है वो कविताओं का संग्रह है, काव्य संग्रह है ये। और इसमें सबसे अच्छी बात जो इस संग्रह की है वो ये है कि प्रथम संग्रह तो है ही, किंतु इसमें भाषा की दृष्टि से अगर मैं बात कहूँ तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमें काव्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इस संग्रह में अगर आप देखेंगे, ये आप प्रीत के नवरंग कृति है, प्रीति दुबे के द्वारा रचित, और इसमें जिस तरह से भाषा का प्रयोग हुआ है तो ये लेखिका की जो है अध्ययन दृष्टि तो दिखाता ही है और साथ में यह भी कि काव्य विधा में किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कौन से भाव पक्ष के लिए चाहिए होता है, तो इस बात का ध्यान रखा गया है। और न सिर्फ तत्सम शब्दों का प्रयोग कृति में नजर आता है, अपितु उर्दू शब्दावली का प्रयोग भी यदा कदा कविताओं में, छंदों में देखने को मिलता है। मूलतः ये छंदमुक्त कविताएं हैं, लेकिन कहीं कहीं इनकी गहरता जो है इन्हें अति विशेष भी बनाती हैं। और इस संग्रह के अंतिम कुछ पृष्ठों में हिंदी भाषा को लेकर
कुछ कविताएं रची हैं प्रीति दुबे ने, और ये इसलिए भी क्योंकि वे हिंदी की शिक्षिका भी हैं और हिंदी पर एक अपना अधिकार रखती हैं। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि पहला संग्रह है, थोड़ा और इस पर अभी कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये विधागत दृष्टि से, किंतु प्रीत के नवरंग हैं तो प्रीत के नवरंग तो हैं ही, और साथ में इन नवीनता के साथ में भी नवरंग है जो जीवन के रंगों से जुड़ा हुआ है। और इसमें काव्य के भी पूरे रंग मौजूद हैं, क्योंकि वे अपने जीवन के सरोकारों को इस संग्रह से जोड़कर देखती हैं, जो कहीं ना कहीं निजी ना होकर पाठकीय दृष्टि से हमें सार्वजनिक बनाता है। तो इस संग्रह का भी हम सभी स्वागत करते हैं। पाठकों को इसे पढ़ना चाहिए, और प्रीत के जो नव रंग है, नव मतलब मैं नवीन दृष्टिकोण से कह रही हूँ, वो जरूर इनसे गुजरना चाहिए।